नमस्कार। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं एनके सिंह विज्ञान विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 2 लेक्चर में हमने यूपीएससी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम था यानी कि पाचन तंत्र था उसको कवर करने की कोशिश किया था और उसी क्रम को आज मैं आगे बढ़ाने चल रहा हूं। और पिछले 2 लेक्चर में आपने क्या क्या बातों को सीखा, क्या क्या किन किन बातों को आपने समझने का प्रयास किया, उसको मैं 5 मिनट के अंदर जो है पहले रिकैप करने का प्रयास कर रहा हूं। आपने ये देखा कि जब भी हम जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की जो है प्रोसेस करते हैं तो उसी प्रोसेस को पाचन कहा जाता है, उसी प्रक्रिया को डाइजेशन कहा जाता है। और डाइजेशन के लिए हमने आपको स्पष्ट रूप से यह बताया है कि डाइजेशन के लिए यानी कि पाचन के लिए एंजाइम तथा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। तो हमने अपनी परिभाषा में थोड़ा परिमार्जन किया था और हमने आपको यह स्पष्ट रूप से एक परिभाषा बनाया था कि जब भी हम एंजाइम तथा जल की सहायता से भोजन के जटिल अणुओं को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है पाचन। और पाचन की पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वह आहार नाल का होता है, वो एलिमेंट्री कैनाल का होता है। और एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत हमने आपको बताया कि एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत बक्कल कैविटी आती है यानी कि मुख गुहा आता है। उसके पश्चात ग्रासनली आएगी, आइसोफेगस आता है। आइसोफेगस के पश्चात एक 30 सेंटीमीटर एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसको हम अमाशय का नाम देते हैं, अमाशय आएगा। उसके पश्चात यहीं से आपकी आकृति शुरू हो जाती है आंत की, इंटेस्टाइन की। और आंत या इंटेस्टाइन जो होता है यह 2 भागों में बटा होता है। एक को हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरे को हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहां लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन इन सारी प्रक्रियाओं को यानी सारे अंग को मिलाकर हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यानी कि पाचन तंत्र के अंतर्गत आपका ये बक्कल कैविटी से लेके ये एनस तक का जो भी हिस्सा दिख रहा है ये सब का सब हिस्सा क्या कहलाता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है यानी कि पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे ही हम कोई एक रोटी का टुकड़ा अपने मुख गुहा में रखते हैं, अपन बक्कल कैविटी में रखते हैं, वहीं से पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। यानी कि हमने एक रोटी का टुकड़ा अपने बक्कल कैविटी में रखा, अपने मुख गुहा में रखा, तो वहीं से पाचन की प्रक्रिया शुरुआत हो जाती है। और पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि बक्कल कैविटी में यानी कि मुख गुहा में पाचन की प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है उसमें महत्वपूर्ण एंजाइम के रूप में टाइलिन भाग लेता है जिसको हम एमाइलेज के नाम से जानते हैं। और ये टाइलिन क्या करता है, तो ये टाइलिन स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में। और माल्टोज एक प्रकार की होती है शर्करा। और हमने आपको यह भी स्पष्ट किया था इसी माल्टोज के कारण जो है भोजन कैसा लगता है, मीठा लगेगा। और दूसरे प्रकार के एंजाइम के रूप में हमने आपको बताया था कि दूसरा जो एंजाइम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसका नाम होता है लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम क्या करता है, यह भोजन के साथ आए हुए दूषित रोगाणुओं को, बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। लाइसोजाइम इस बक्कल कैविटी के अलावा हमारे श्वेत ग्रंथियों यानी कि हमारे पसीने में भी पाया जाता है, हमारे आंसू में भी पाया जाता है। कौन? लाइसोजाइम नामक एंजाइम। और इसके पश्चात हमने क्या बात किया था, हमने कहा था कि जब बक्कल कैविटी में यानी कि मुख गुहा में पाचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है उसके पश्चात भोजन जो है इस नली में प्रवेश करता है और इस नली को कहा जाता है ग्रास नली। इस नली को हम क्या बोलते हैं, इस नली को कहा जाता है ग्रास नली या इसी को कहा जाता है आइसोफेगस। क्या बोलते हैं? आइसोफेगस। तो आज हमें जो बातें करनी है वो यहीं से करनी है कि कैसे आइसोफेगस के अंतर्गत पाचन होता है। उसके पश्चात भोजन आता है अमाशय में, तो अमाशय के अंतर्गत कैसे पाचन होता है। इन सारी प्रक्रियाओं को हम डिटेल से देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होके मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। तो आज के क्लास में हम बेसिकली देखेंगे कि आइसोफेगस में पाचन की प्रक्रिया क्या होती है और हमारे स्टमक में वो कौन सा एंजाइम होता है, वह कौन सा अम्ल होता है जो पाचन की प्रक्रिया में भाग लेता है।
तो मैं बात करने जा रहा हूं डाइजेशन इन आइसोफेगस, यानी कि पाचन जो है ग्रास नली में। ठीक है, ग्रास नली में पाचन यानी कि डाइजेशन इन आइसोफेगस समझने का प्रयास करते हैं। जब भोजन आपका इस नली में प्रवेश करता है, जिसको मैं ग्रास नली में कहता हूं, तो ग्रास नली की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ग्रास नली में किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पहली और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये बता रहा हूं कि ग्रास नली की दीवारों से या कोशिकाओं से किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम का सिक्रेशन, किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम का स्रावण नहीं किया जाता है। और अगर एंजाइम रहेगा तो पाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी, और अगर एंजाइम नहीं रहेगा तो वहां पे पाचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। हमेशा याद रखिएगा, हमने डिफिनीशन के अंतर्गत यह पढ़ा है कि एंजाइम और जल ही वह फैक्टर है जो पाचन की क्रिया में मदद करता है। तो अगर एंजाइम नहीं रहेगा ग्रास नली के अंदर तो क्या पाचन की प्रक्रिया संपादित होगी? पाचन की प्रक्रिया संपादित नहीं होगी। तो यह चीज हमेशा याद रखिएगा, एंजाइम नहीं तो पाचन नहीं। इसका मतलब है कि ग्रास नली में पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, पाचन की क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसका जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। फिर कार्य क्या करता है ये ग्रास नली? ग्रास नली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि यह मुख गुहा को, यह बक्कल कैविटी को ये अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि हमारी बक्कल कैविटी जो है यह अमाशय से जुड़ी रहती है। हमारी बक्कल कैविटी जो है वह अमाशय से जुड़ी रहती है। वो किस नली की सहायता से? वो ग्रास नली यानी कि आइसोफेगस की सहायता से। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ग्रास नली में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसको हम म्यूकस ग्लैंड्स कह सकते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं श्लेष्म ग्रंथि, जिसको हम बोल सकते हैं श्लेष्म ग्रंथि। और इस श्लेष्म ग्रंथि से या म्यूकस ग्लैंड से हमेशा जो है म्यूकस स्रावित होता रहता है। हमेशा म्यूकस यानी कि श्लेष्म स्रावित होता रहता है इस आइसोफेगस की दीवारों से। और इस म्यूकस की सबसे खास बात यह होती है कि इस म्यूकस का अधिकांश भाग के निर्माण में जल सहायता प्रदान करता है। तो जब यह म्यूकस स्रावित होता है तो इसका कार्य क्या होता है? जब यह म्यूकस स्रावित होता है तो भोजन जब आपका इस ग्रास नली में आती है तो यह सरकते हुए आसानी से धीरे धीरे इस अमाशय में प्रवेश कर जाती है। तो भोजन को सरकने में मदद कौन करता है? यह म्यूकस। कहां पे? आपका इस आइसोफेगस में। म्यूकस का सिक्रेशन ऐसा नहीं है कि आपका केवल ग्रास नली में ही पाया जाता है। म्यूकस का सिक्रेशन पूरे आहार नाल की दीवारों से आपका होता रहता है, और यह भोजन को हमेशा जो है सरकने में, आसानी से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसी ग्रास नली या पूरे आहार नाल में जो भोजन चलता है, जो भ्रमण करता है, जो आगे की तरफ बढ़ता है, वह एक मूवमेंट के द्वारा आगे बढ़ता है, और उस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इस ग्रास नली में या पूरे आहार नाल में भोजन किस गति के द्वारा, किस मूवमेंट के द्वारा आगे बढ़ता है, तो एक मूवमेंट होता है जिसको कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, या इसी को कहा जाता है क्रमाकुंचन गति, या इसी को कहा जाता है क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन का क्या मतलब होता है और यह किस प्रकार से भोजन की प्रक्रिया में सहायता करता है, समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं क्रमाकुंचन की बात करूं या पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट की बात करूं तो ध्यान समझिएगा, यह आपका रहा बक्कल कैविटी। ठीक है, ये आपका क्या रहा? बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा, और यहां पे आपका क्या है? अमाशय। क्या है आपका? अमाशय। तो ऐसा नहीं है कि ये ग्रास नली से यानी कि मुख गुहा से भोजन ने इस ग्रास नली में प्रवेश किया और डायरेक्ट आपका इस अमाशय में गिर गया, ऐसा नहीं होता है। भोजन जो है इसकी दीवारों से धीरे धीरे जो है आपका सरकते हुए जो है आपका अमाशय में प्रवेश करती है। तो ये जो आपका ये भोजन प्रवेश करती है अमाशय में, ये किस मूवमेंट का परिणाम होता है? ये क्रमाकुंचन गति का परिणाम होता है। और क्रमाकुंचन गति का सर्वाधिक लाभ ये होता है कि क्रमाकुंचन गति पे या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पर गुरुत्वाकर्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि इस पे गुरुत्वाकर्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है।
अगर कोई व्यक्ति भोजन कर लिया है, भोजन अमाशय में आ गया है, और अगर मान लीजिए वो अपने शरीर को उल्टा कर ले या पेड़ से उल्टा लटक जाए, तो ऐसा नहीं है कि भोजन आपका मुख गुहा के रास्ते बाहर आ जाएगा। क्यों नहीं आता है? उसका परिणाम होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यानी कि क्रमाकुंचन गति एक प्रकार की ऐसी गति है जो भोजन को एक दिशीय बनाती है, भोजन को केवल आगे ही बढ़ाती है, भोजन को पीछे नहीं जाने देती। क्यों नहीं जाने देती? क्योंकि इस पे गुरुत्वाकर्षण का कोई भी इंपैक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, भोजन हमारा बैक नहीं जाता है, पीछे नहीं जाता है, उसके और भी कारण होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कई हिस्सों पे कई वाल्व पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे सारे वाल्व्स पे, जैसे कि एपिग्लॉटिस, जैसे कि पाइलोरिक, जैसे कि इलियोसिकल वाल्व्स। ये सारे वाल्व्स भी आपके क्या होते हैं? भोजन को पीछे जाने से, बैक होने से क्या करते हैं? रोकते हैं। लेकिन विषम परिस्थितियों में जब व्यक्ति वोमिटिंग करता है तो ये वाल्व ओपन हो जाते हैं और यही भोजन आपका मुख गुहा के रास्ते क्या होता है? बाहर आ जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है किसके संदर्भ में? ग्रास नली के संदर्भ में, कि ग्रास नली में एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है, अर्थात यहां पे पाचन की प्रक्रिया नहीं संपादित होगी। इसके म्यूकस ग्लैंड से कुछ म्यूकस स्रावित होते हैं जो भोजन को आसानी से सरकने में मदद करते हैं और भोजन आसानी से अमाशय में प्रवेश करता है, स्टमक में प्रवेश करता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यानी कि क्रमाकुंचन गति जो कि पूरे आहार नाल में होती है, ऐसा नहीं है कि केवल ग्रास नली में होती है, क्योंकि इसकी शुरुआत यहीं से होती है, इस वजह से मैं यहां पे बताने का जो है प्रयास कर रहा हूं। तो क्रमाकुंचन गति जो है वो आपकी पूरे आहार नाल में जो है आपकी कंप्लीट होती है। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है? भोजन को आसानी से ये पूरे आहार नाल में जो है आगे बढ़ने में मदद करती है। यहीं पे मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये जो आइसोफेगस होता है, ये जो ग्रास नली होती है, इसमें संकुचन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। ये पूरी तरीके से बोन का, अस्थि का नहीं बना होता है। अगर अस्थि का बना होता तो आप एक निश्चित मात्रा में ही भोजन को ग्रहण कर पाते हैं। निश्चित मात्रा का मतलब यह होता है कि अगर आप ये बोन का बना होता तो अगर आप 2 सेंटीमीटर का अगर हम निवाला बनाते तो उसी को हम ग्रहण कर पाते। लेकिन आप देखते होंगे कि जब आपको भूख ज्यादा लगती है तो आप एक रोटी के केवल 2 टुकड़े करके चाहते हैं कि जल्दी से मुख गुहा में उसको धारण कर लें और जल्दी से इसको अमाशय में पहुंचा दें। तो उस दौरान भी ग्रास नली उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब भूख नहीं लगी होती है तो जब आप एक रोटी के 10 टुकड़े करते हैं, उस दौरान भी वो रोटी का टुकड़ा आपके इस अमाशय में प्रवेश कर जाता है। वो क्यों? क्योंकि जब आप ज्यादा मात्रा में अपना बड़ा निवाला लेते हैं तो ये ग्रास नली फ्लेक्सिबल हो जाती है, थोड़ा सा फैल जाती है, जो भोजन को आसानी से अमाशय में प्रवेश करने में मदद करती है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है किसके संदर्भ में? ग्रास नली के, यानी कि आइसोफेगस के संदर्भ में। आगे अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से पाचन की प्रक्रिया संपादित होती है इस अमाशय में, क्योंकि अमाशय पाचन की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से जो है आपके अमाशय में पाचन होता है। ठीक है, अभी तक आपने ये देखा कि भोजन जो है, भोजन बक्कल कैविटी से होते हुए ग्रास नली में आती है और ग्रास नली से होते हुए अब भोजन कहां प्रवेश कर जाती है? अब भोजन प्रवेश कर जाती है इस 30 सेंटीमीटर थैलीनुमा संरचना में, और इस थैलीनुमा संरचना का नाम क्या होता है? अमाशय। तो देखने का प्रयास करते हैं अमाशय में पाचन, समझने का प्रयास करते हैं अमाशय में पाचन, यानी कि अमाशय में पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से जो है संपादित होती है, या डाइजेशन की प्रक्रिया स्टमक में किस प्रकार से संपादित होती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अमाशय जो होता है, अमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है, एक ग्लैंड पाई जाती है। ये ग्लैंड का नाम होता है, इस ग्लैंड का नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस ग्लैंड का नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी कि इसे कहा जाता है आपकी जठर ग्रंथि। इसे कहा जाता है जठर ग्रंथि। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ही भोजन आपका इस ग्रास नली से होते हुए इस अमाशय में प्रवेश करता है, अमाशय की दीवारों पे एक ग्रंथि पाई जाती है और इस ग्रंथि का नाम होता है जठर ग्रंथि, यानी कि इसे कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड।
और गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक रस स्रावित होता है और उस रस का नाम होता है जठर रस, या इसको कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस, या इसे कहा जाता है जठर रस, या इसे कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस। ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। हमने कहा कि भोजन अमाशय में आया, अमाशय में भोजन आने के पश्चात गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिव हो गई और गैस्ट्रिक ग्लैंड ने एक प्रकार के जूस का श्रावण किया जिसका नाम होता है जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के प्रभाव में आकर इस अमाशय में एक कोशिका पाई जाती है। उस कोशिका का नाम होता है ऑक्सिंटिक सेल। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि ऑक्सिंटिक सेल से किस प्रकार के अम्ल का सिक्रेशन होता है, किस प्रकार के अम्ल का स्रावण होता है। तो ऑक्सिंटिक सेल से एक प्रकार के अम्ल का स्रावित होता है और इस अम्ल का नाम होता है HCl। HCl का पूरा नाम अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑक्सिंटिक सेल से HCl का स्रावण होता है और यह अम्ल जो होता है एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है। आगे चल के हम बात करेंगे कि HCl को ही जब HNO3 के साथ मिला दिया जाता है तो यह अम्लराज का निर्माण करता है। अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया, और एक्वारेजिया और अम्लराज में यह क्षमता होती है कि यह सोने जैसी धातु को भी आसानी से गला सकती है। कौन? एक्वारेजिया, HCl और HNO3 का मिश्रण। तो अगर इसमें इतनी सक्षमता है कि ये सोने जैसे धातु को गला सकती है, तो क्या ये स्रावित हो रही है अमाशय की दीवारों में, तो क्या यह भोजन को गलाने का कार्य नहीं करेगी? बेशक यह भोजन को भी आसानी से गला देगी। भोजन को ही नहीं, भोजन के साथ अगर कोई आपका कंकड़ पत्थर आया है, उस कंकड़ पत्थर को भी गलाने का कार्य कौन करता है? ये HCl। अगर भोजन के साथ बैक्टीरिया प्रवेश कर गया है तो उस बैक्टीरिया को भी मारने का कार्य कौन करता है? ये HCl। और भोजन हमारे पूरे पाचन की प्रक्रिया में सर्वाधिक देर तक यानी कि लगभग 3 से लेकर 4 घंटे तक भोजन जो है इसी अमाशय में व्यतीत करता है। तो 3 से 4 घंटे में भोजन को सड़ने से भी बचाता है कौन? ये HCl। इतनी इंपॉर्टेंस होती है HCl की, यानी कि यह भोजन को सड़ने से भी बचाएगा। अगर भोजन के साथ कंकड़ पत्थर प्रवेश कर गया है तो उसको भी गलाने का प्रयास करेगा ये, और भोजन को तो ये पचाएगा ही, क्योंकि हमने आपको बताया है क्योंकि ये आपका एक प्रबल अम्ल होता है, तो ये भोजन को भी गलाकर भोजन के पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है। क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर किसी भी तरीके से भोजन के टुकड़े हो रहे हैं, किसी भी तरह से आपके भोजन के जटिल अणु जो हैं सरल टुकड़ों में बदल रहे हैं, तो वो पाचन की प्रक्रिया के ही अंतर्गत आते हैं। तो HCl इन सारी प्रक्रियाओं में भाग लेता है। तो जब ये HCl इतना प्रभावशाली है, समझने का प्रयास करिएगा, जब HCl इतना प्रभावशाली है कि वो कंकड़ पत्थर को गला सकता है, वो लोहे को गला सकता है, वो सोने जैसे धातु को भी गला सकता है, तो क्या ये अमाशय की दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? क्या ये जो अमाशय की जो दीवार है, जो कि आपके अमाशय की जो दीवार है जो कि बहुत कोमल होती है, तो क्या ये इसको नुकसान नहीं पहुंचाता है? इसको भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन कैसे ये अमाशय अपने आप को सुरक्षित रख लेता है, इन सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज तो ये समझिएगा कि जैसे ही HCl स्रावित होता है इस ऑक्सिंटिक सेल से, HCl के प्रभाव में आकर अमाशय से कुछ एंजाइम का सिक्रेशन होता है, और वो एंजाइम जो आपका सक्रिय होते हैं वे अभी तक निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। यानी कि जब तक HCl नहीं सक्रिय होता है, जब तक HCl का स्रावण नहीं होता है, तब तक ये जो एंजाइम होते हैं जो अमाशय में जिनका सिक्रेशन होना है वे सक्रिय अवस्था में नहीं होते हैं। तो ये HCl जो है निष्क्रिय एंजाइम्स को सक्रिय एंजाइम में भी बदलने का कार्य करता है। कौन कौन से एंजाइम को सक्रिय अवस्था में लाने का प्रयास करता है, और वे एंजाइम कौन कौन से भोजन के पार्टिकल को पचाने का कार्य करते हैं, समझते हैं। अगर मैं बात करूं HCl की, पहले कार्य को समझ लेते हैं, HCl के कार्यों को समझ लेते हैं। तो HCl का पहला कार्य होता है कि यह भोजन को
यह भोजन को सड़ने से बचाता है, यह भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। और उसके पश्चात दूसरा आप लिखेंगे कि यह भोजन के साथ आए हुए, यह भोजन के साथ आए हुए कंकड़ पत्थर को गलाने का कार्य करता है, कंकड़ पत्थर को गलाने का कार्य करता है। इसके पश्चात आप लिखेंगे कि भोजन के साथ आए हुए, इसके साथ आप लिखेंगे कि HCl भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है, जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। और चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, क्या चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि यह निष्क्रिय एंजाइम्स को सक्रिय एंजाइम में परिवर्तित कर देता है, यानी कि यह एंजाइम को उत्प्रेरित करता है, यह एंजाइम को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। ठीक है, ये इतने कार्य होते हैं किसके, आपके HCl की, जो कि ऑक्सिनेटिक सेल से स्रावित होता है। अब एंजाइम को इसने उत्प्रेरित किया, यानी कि इसको निष्क्रिय को इसने सक्रिय करने का प्रयास किया, तो इस क्रम में कौन कौन से एंजाइम आपका सक्रिय होते हैं और ये किस तरीके से पाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर हम बात करें HCl के प्रभाव में आने के पश्चात मुख्यतः 4 प्रकार के एंजाइम आपको यहां पे पढ़ने हैं, 4 प्रकार के एंजाइम अमाशय में पढ़ने हैं। पहले एंजाइम का नाम क्या होता है, समझिएगा। पहले एंजाइम का नाम होता है पेप्सिन, पहले एंजाइम का नाम होता है पेप्सिन। दूसरे प्रकार के एंजाइम का नाम होता है रेनिन, दूसरे प्रकार के एंजाइम का नाम होता है रेनिन। तीसरे प्रकार के एंजाइम का नाम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। और चौथे प्रकार के एंजाइम का नाम होता है म्यूसिन, चौथे प्रकार के एंजाइम का नाम होता है म्यूसिन। तो 4 प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन इस अमाशय में होता है और ये चारों प्रकार के एंजाइम जो है भोजन के पाचन की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया है कि कहीं भी अगर एंजाइम रहेंगे तो पाचन की प्रक्रिया में भाग लेंगे और जहां कहीं भी एंजाइम नहीं रहेंगे तो वहां पे पाचन की प्रक्रिया संपादित नहीं होगी। ध्यान से समझिएगा, पेप्सिन जो होता है ये पाचन की प्रक्रिया में भाग लेता है और किसको पचाता है, समझिएगा। ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। किसको पचाने का कार्य करता है, प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। और ये प्रोटीन को पेप्सिन जो है ये बदल देता है, किसमें बदल देता है, यह बदल देता है पेप्टोन में। किसमें बदल देता है, ये बदल देता है पेप्टोन में। कौन, ये पेप्सिन। तो पहली बात तो आपको ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। याद कैसे रखना है, पी फॉर होता है पेप्सिन और पी फॉर होता है क्या, प्रोटीन। तो पेप्सिन किसका पाचन करेगा, पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायता प्रदान करेगा। और अगर आपको याद हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में पाचन की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन यहां पे किस चीज का पाचन हुआ था, तो यहां पे केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था। क्या यहां पे प्रोटीन का पाचन हुआ था, नहीं। क्या यहां पे वसा का यानी कि फैट का पाचन हुआ था, तो नहीं। यानी कि केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था आपके मुख गुहा में, यानी कि बक्कल कैविटी में। यहां पे जो है प्रोटीन और फैट का पाचन नहीं हुआ था। तो आपने ये देखा और समझने का प्रयास किया कि प्रोटीन का पाचन की शुरुआत कहां से होती है, अमाशय से। और कौन सा एंजाइम इसमें भाग लेता है, तो इसमें एंजाइम भाग लेता है कौन सा, पेप्सिन। यानी कि पेप्सिन वह एंजाइम होता है जो अमाशय में प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, उसको विघटित करने का कार्य करता है, उसको अलग अलग प्रकार के टुकड़ों में विभाजित करने का कार्य करता है और उसको बदल देता है पेप्टोन में। पेप्टोन है क्या, पेप्टोन भी एक प्रकार का प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन का जब विघटन होता है, जब प्रोटीन टूटता है, तो यह सरल अवस्था में किसमें बदल जाता है, यह पेप्टोन में बदल जाएगा।
इसके पश्चात देखते हैं ये रेनिन जो होता है, रेनिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि रेनिन दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है और उस प्रोटीन का नाम होता है केसीन। और इसी केसीन नामक प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद भी होता है। तो उस दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन जिसका नाम होता है केसीन, उस केसीन के पाचन में क्या करता है, यह सहयोग प्रदान करता है। दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन जिसका नाम होता है केसीन, उस केसीन के पाचन में सहयोग कौन करता है, ये आपका रेनिन। और यहां पे एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रेनिन का जो सिक्रेशन होता है, जो स्रावण होता है, वह बच्चों में अधिक मात्रा में होता है और वयस्क आते आते रेनिन का स्रावण बंद हो जाता है। तो हमारी इस बात से कुछ लोग इत्तेफाक ये रख सकते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि वयस्कों में दूध से पाई जाने वाली जो प्रोटीन का लाभ होता है वो नहीं मिलता है। यानी कि दूध से हमको सारी चीजें मिलती हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारे मिनरल्स मिलते हैं, जितने भी विटामिन होते हैं विटामिन सी को छोड़कर वो सारे मिलते हैं हमको, लेकिन दूध से प्रोटीन का लाभ नहीं मिलता है वयस्कों में। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वयस्कों में रेनिन का सिक्रेशन नहीं होता है, रेनिन का स्रावण नहीं होता है। इस वजह से हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वयस्कों में दूध से जो प्रोटीन का लाभ होता है वो नहीं मिलता है। आगे मैं बात करने जा रहा हूं गैस्ट्रिक लाइपेज की। तो रेनिन के ये जो आपका केसीन का जो होता है, जो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन, उसके पाचन में ये सहयोग करता है और इसको तोड़कर ये लगभग आपका दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करते हैं। तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है ये पाचन करता है, किसका पाचन करता है? तो ये फैट का पाचन करता है, फैट यानी कि वसा का, और इसको पॉलीग्लिसराइड में बदल देता है ये गैस्ट्रिक लाइपेज। यहां पे आपको बस इतना याद रखना है कि गैस्ट्रिक लाइपेज का जो संबंध होता है किस भोज्य पदार्थ को पचाने में, फैट के। तो यहां पे एक चीज और आप नोट डाउन कर सकते हैं, वो ये है कि हमने जो कहा था कि फैट के पाचन की शुरुआत कहां से होती है, क्योंकि बक्कल कैविटी में फैट का पाचन नहीं होता है। तो आप बता सकते हैं कि प्रोटीन के भी पाचन की शुरुआत कहां पे होती है, अमाशय में, और फैट के भी पाचन की शुरुआत कहां पे होती है, आपके अमाशय में। अगर आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखें तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो वसा और प्रोटीन दोनों की शुरुआत कहां पे हो जाती है, दोनों के पाचन की शुरुआत कहां पे हो जाती है, इस अमाशय से शुरुआत हो जाती है इन दोनों के पाचन की प्रक्रिया की। अब मेरी बात ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। अब ये आपका चौथा एंजाइम है, इस चौथे एंजाइम का नाम होता है म्यूसिन। म्यूसिन क्या कार्य करता है, इसको समझने से पहले हमने आपको यह बताया था कि HCl इतना घातक होता है, HCl इतना घातक होता है कि ये सोने जैसे धातु को गला सकता है, भोजन के साथ आए हुए कंकड़ पत्थर को गला सकता है। तो क्या ये अमाशय की दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता? तो हमने आपको बताया था कि ये अमाशय के दीवारों को भी नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, लेकिन इससे सुरक्षा कौन प्रदान करता है? इससे सुरक्षा प्रदान करता है ये म्यूसिन नामक एंजाइम। ये म्यूसिन जो होता है ये HCl के हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे, समझने का प्रयास करिएगा। हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है जैविक घड़ी। और बायोलॉजिकल क्लॉक का कार्य क्या होता है, जैसे समझने का प्रयास करिएगा। आप 10 दिन जो है डेली 5 बजे सुबह उठते हैं, तो आप ये देखते हैं कि 11वें दिन या 12वें दिन जो है आपकी नींद जो है 5 बजे एक निश्चित टाइम से खुल जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से क्योंकि हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो निश्चित कार्यों को एक निश्चित समय में संपादित करने का कार्य करती है। तो जब भोजन हम करने वाले होते हैं, मान लीजिए 12 बजे आप भोजन करते हैं और HCl का स्रावण भी उसी दौरान होता है, तो म्यूसिन जो है वह बायोलॉजिकल क्लॉक के द्वारा जो है ये कोऑर्डिनेट होती है, ये नियंत्रित होती है और ये म्यूसिन का स्रावण होने लगता है। और म्यूसिन जो है इस अमाशय की दीवारों पर एक परत बना लेती है।
म्यूसिन जो होती है इस अमाशय की दीवारों पर एक परत का निर्माण कर लेती है, और जब HCl का सिक्रेशन होता है, जब HCl का स्रावण होता है और HCl भोजन को पचाता है, भोजन को यहां पे पचाएगा, और मान लीजिए भोजन अगर उसको नहीं मिला, जैसे किसी कारणवश आप व्यस्त हैं, आपने भोजन नहीं ग्रहण किया, तो ये HCl अब क्या करेगा, अब ये HCl काटना शुरू कर देगा इस म्यूसिन की परत को, इस म्यूसिन की परत को क्या करेगा, आपका काटना शुरू कर देगा। और जब ये म्यूसिन की परत को काटना शुरू कर देगा तो हमारे पेट में, हमारे अमाशय में दर्द होने लगता है। तो उसी अवस्था को आप लोग कहते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। पेट में चूहे कूदने से क्या तात्पर्य होता है, जब HCl जो होता है, जब ये अम्ल जो होता है ये म्यूसिन की परत को काटने लगता है। और क्यों काटता है, क्योंकि अगला जो चरण है, जब ये म्यूसिन आपका कट जाएगा, जब इसको नुकसान पहुंच जाएगा, उसके पश्चात ये अमाशय की दीवारों को नुकसान पहुंचाने लगेगा। और जब अमाशय की दीवारों को नुकसान पहुंचाने लगेगा तो व्यक्ति को रोग हो जाता है, और उस रोग का नाम होता है क्या, उस रोग का नाम होता है पेप्टिक अल्सर। उस रोग का नाम होता है पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है, जब इस अमाशय की दीवारों को नुकसान पहुंचने लगता है। और क्यों नुकसान पहुंचने लगता है, क्योंकि HCl म्यूसिन की परत को आसानी से उसको काट दिया है, अब ये अमाशय की दीवारों को नुकसान पहुंचा रहा है। उसी अवस्था को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। और पेप्टिक अल्सर उन व्यक्तियों को ज्यादा होता है जो अल्कोहल का सेवन करते हैं। याद रखिएगा, हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। मुख्यतः छोटी आंत में जो है आपके भोजन का अवशोषण होता है, उसका एब्जॉर्बेशन होता है। लेकिन अमाशय में जो है ये यहां पे औषधियों का और अल्कोहल का, इन दोनों का एब्जॉर्बेशन हो जाता है, इन दोनों का अवशोषण हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति आपका बाहर से अल्कोहल को ग्रहण करता है तो एक तो यहां पे अमाशय में HCl पाया जा रहा है, यहां का जो माध्यम है बहुत अम्लीय है। आप ऊपर से अल्कोहल लेके और भी जब अम्लीय बना रहे हैं तो ये दोनों साथ मिलकर म्यूसिन की परत को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। और जब म्यूसिन की परत जो है आपकी हट जाएगी वहां से, तो ये सीधे सीधे अमाशय की दीवार को संक्रमित करेगी। और जब अमाशय की दीवार को संक्रमित करेगी तो पेप्टिक अल्सर नामक रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका पेप्टिक अल्सर नामक रोग हो जाएगा। तो इतनी बातों को आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए अमाशय के विषय में। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। अभी आपने पढ़ा कि भोजन जो है ये बक्कल की कैविटी से, यानी कि बक्कल कैविटी से, मुख गुहा से आपका ग्रासनली में प्रवेश किया। बक्कल कैविटी में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ। ग्रासनली में, आइसोफेगस में भोजन का कोई भी पाचन नहीं हुआ। भोजन प्रवेश किया कहां पे, अमाशय में। अमाशय में भोजन सर्वाधिक देर तक, लगभग 3 से लेकर 4 घंटे तक रहा। और उसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका है कि जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्रावण होता है, गैस्ट्रिक जूस का स्रावण होता है। और उस जठर रस के प्रभाव में आकर अमाशय की ऑक्सिंटिक सेल से एक अम्ल का सिक्रेशन होता है जिसका नाम होता है HCl। और HCl के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में हमने आपको बताया है कि HCl का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि भोजन को सड़ने से बचाना, भोजन के साथ आए हुए कंकड़ पत्थरों को गलाना, भोजन जो आपका निष्क्रिय एंजाइम है इस अमाशय में उसको सक्रिय बनाना, ये सारे आपके HCl के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। HCl के प्रभाव में आकर 4 प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, या हम कह सकते हैं जो कि निष्क्रिय अवस्था में थे वे सक्रिय हो जाते हैं और भोजन के पाचन की प्रक्रिया में मदद करने लगते हैं। उनमें पहला जो एंजाइम है वो है पेप्सिन। और पेप्सिन पाचन करता है किसका, प्रोटीन का। पेप्सिन पाचन करता है किसका, प्रोटीन का। उसके पश्चात हमने बताया रेनिन पाचन किसका करता है, ये दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन जिसका नाम होता है केसीन, उस केसीन के पाचन में सहायता करता है। और उसके पश्चात होता है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज वसा के पाचन में सहायता करता है, वसा के टुकड़ों को विभाजित करता है, वसा के। और म्यूसिन क्या होता है, म्यूसिन क्या करता है, HCl के हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा करता है। वसा का यहां पे बहुत ही अल्प मात्रा में श्रावण होता है। याद रखिएगा, अल्प मात्रा में ही होता है, लेकिन शुरुआत अमाशय में हो जाती है। शुरुआत अमाशय में हो जाती है, किसका, आपके अमाशय में।
अब यहां पे एक पॉइंट और निकल कर आता है सामने जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वो पॉइंट ये है कि अभी तक हम तो ये बता रहे हैं कि प्रोटीन का पाचन अमाशय में हो रहा है, फैट का पाचन अमाशय में हो रहा है। क्या यहां पे कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने वाली कोई आपका एंजाइम है? कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाली कोई एंजाइम यहां पे नहीं पाई जा रही है। यही कारण होता है कि अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगा, जबकि प्रोटीन और वसा का पाचन होगा। और यही कारण है कि जब भी क्वेश्चन ये बनेगा वो यह पूछने का प्रयास करेगा कि प्रोटीन और फैट के पाचन की शुरुआत कहां से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है अमाशय से। कहां से होती है इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत होती है अमाशय से। इतनी बातें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब भोजन आपका 3 से लेके 4 घंटे तक यहां पे है, और इतने एंजाइम, इतना प्रबल अम्ल जब भोजन का पाचन किया, तो भोजन जो ठोस अवस्था में था, जो सॉलिड फॉर्म में था, वह भोजन अब लिक्विड फॉर्म में आने लगता है। यानी कि वह अर्ध तरल, या हम कह सकते हैं सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और उस अर्ध तरल अवस्था में आए हुए भोजन को कहा जाता है काइम। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यह इंपॉर्टेंट है कि काइम क्या होता है। अगर काइम के बारे में बात करें तो इस अमाशय में जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है, ये विभिन्न प्रकार के आपके अम्ल और इन विभिन्न प्रकार के जो आपके एंजाइम हैं, इनके पाचन की प्रक्रिया के उपरांत जो है भोजन अर्ध तरल अवस्था में आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्ध तरल अवस्था में आ जाता है या सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और सेमी लिक्विड फॉर्म में आए हुए इस भोजन को कहा जाता है क्या? इसे कहा जाएगा काइम। इसे हम क्या बोलते हैं? काइम। तो काइम क्या होता है? इसी अमाशय में वो भोज्य पदार्थ जो अर्धतरल अवस्था में आ गया है, उसी को हम काइम के नाम से जानते हैं। और ये काइम अब आगे प्रवेश करेगा और आगे वाली जो संरचना है, इस संरचना का नाम होगा छोटी आंत। इस संरचना का नाम क्या होगा? छोटी आंत। यानी कि जहां पे अमाशय समाप्त होगा, अमाशय के पश्चात आंत शुरू हो जाती है, इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। और आंत के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। समझने का प्रयास करते हैं। बस इतना समझिएगा कि ये काइम जो है ये आपका आगे प्रवेश करेगा, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। तो अब मैं पहले ये बता दूं आपको कि जो आंत होती है मनुष्य में, जो इंटेस्टाइन होती है मनुष्य में, उस इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। समझने का प्रयास करेंगे। इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले हिस्से को कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरे हिस्से को कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। दूसरे हिस्से को कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, बड़ी आंत। अब यहां पे शब्दों पे जरा गौर करिएगा। ये स्मॉल है और ये लार्ज होती है। ये स्मॉल है, ये लार्ज होती है। इंटेस्टाइन की पूरी लंबाई की बात करें तो लगभग इसकी लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई लगभग होती है 23 फीट। ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है लगभग होती है 23 फीट होती है। कितनी होती है? 23 फीट। और इस 23 फीट की अगर मैं बात करूं तो 23 फीट में लगभग 17 फीट जो है अकेले क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अकेले क्या होती है आपकी? स्मॉल इंटेस्टाइन। और लगभग अगर मैं बात करूं लार्ज इंटेस्टाइन की, तो आप यहां पे बता सकते हैं लगभग 5 से लेकर 6 जो आपका फीट जो लंबाई होती है वो किसकी होती है? आपकी 5 से लेकर 6 फीट की जो लंबाई होती है वो किसकी होती है? लार्ज इंटेस्टाइन की। तो अब यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि जब लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा है तो इसको क्यों हम स्मॉल कह रहे हैं, और लंबाई अगर इसकी कम है तो इसको हम क्यों लार्ज कह रहे हैं? वो हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि लंबाई निश्चित रूप से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की अधिक होती है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई होती है, इसका जो व्यास होता है, इसका जो मोटाई होती है, वह लार्ज इंटेस्टाइन से कम होती है। वो लार्ज इंटेस्टाइन से कम होती है, यानी कि चौड़ाई जो होती है वह कम होती है, जबकि लंबाई अधिक होती है।
अधिक नहीं, पूरे आहार नाल की अगर हम बात करें तो पूरे आहार नाल में सर्वाधिक बड़ी लंबाई किसकी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की, यानी कि छोटी आंत की। तो यहां पे एक चीज समझने का प्रयास करिएगा कि लंबाई भले ही बड़ी होती है लेकिन इसका व्यास छोटी आंत से क्या होता है? कम। और अगर मैं बड़ी आंत की बात करूं तो बड़ी आंत का जो व्यास होता है, जो मोटाई होती है, वो अधिक होती है, जबकि लंबाई क्या होती है? लंबाई होती है कम। तो ये जो छोटी या बड़ी का निर्धारण किया गया है, ये जो स्मॉल या लार्ज का निर्धारण किया गया है, वो लंबाई के आधार पर नहीं किया गया है। वो किस पर निर्धारित किया गया है? वो व्यास के आधार पर, मोटाई के आधार पर। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का व्यास अधिक होता है, बड़ा होता है, इसी वजह से इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन को हम इस वजह से स्मॉल कहते हैं क्योंकि इसका व्यास, इसकी मोटाई जो होती है वह कम होती है। लंबाई तो सर्वाधिक है लेकिन व्यास इसका क्या होता है? कम। यहां पे कुछ बातों का और मैं आपको बता दूं। आपका जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं। छोटी आंत के, स्मॉल इंटेस्टाइन के मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा होता है इसको कहा जाता है डियोडेनम। इसको कहा जाता है डियोडेनम, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी। इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी। दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है जेजुनम। दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है जेजुनम, या इसे कहा जाता है अग्र क्षुद्रांत। इसको कहा जाता है अग्र क्षुद्रांत हिंदी में। और तीसरा जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है इलियम। उसको कहा जाता है आपका इलियम। तो 3 हिस्से में आपका ये बट गया। क्या? ये 3 हिस्से में आपका बट गया छोटी आंत। पहला हिस्सा कौन सा हो गया? पहला हिस्सा हो गया डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, यानी कि ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। और ठीक इसी प्रकार से ये जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी आपके 3 हिस्से होते हैं, यानी कि 3 भागों में ये भी आपका विभाजित होता है। पहला जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है सीकम। पहला जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है सीकम। दूसरा जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है कोलन। और तीसरा जो हिस्सा होता है इसको कहा जाता है रेक्टम। रेक्टम, रेक्टम यानी कि मलाशय। तो सीकम, कोलन, रेक्टम, ये 3 हिस्से होते हैं किसके? लार्ज इंटेस्टाइन के। और डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 हिस्से होते हैं किसके? ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। समझने का प्रयास करते हैं फिगर में कि इनकी आकृति कहां पे है। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये फिगर अगर आपके दिमाग में आ गया तो बहुत ढेर सारी चीजें जो है आपके क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए ये जो अमाशय यहां पे समाप्त हो गया है, अमाशय यहां पे समाप्त हो गया है। और अमाशय जब यहां पे समाप्त हो गया है, अमाशय यहां समाप्त हो गया है, तो ये जो संरचना आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये यू लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये यू लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इस यू लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है डियोडेनम, जो कि छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है, जो कि छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है। इसके पश्चात भोजन जो आपका आगे बढ़ रहा है यहां पे, ये जो हिस्सा होता है इसको कहा जाता है जेजुनम। ये जो दूसरा हिस्सा होता है इसको कहा जाता है जेजुनम। और सर्वाधिक जो छोटी आंत में कुंडलित हिस्सा होता है, सर्वाधिक जो इस छोटी आंत में कुंडलित हिस्सा होता है, इस कुंडलित हिस्सा को कहा जाता है इलियम। उसको कहा जाता है इलियम। तो डियोडेनम क्या है? ये यू लाइक स्ट्रक्चर है। एक मध्य में संरचना पाई जाती है जिसको जेजुनम कहेंगे, और इसमें एक बहुत अधिक कुंडलित संरचना पाई जाती है जिसकी लंबाई सर्वाधिक होती है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि छोटी आंत की लंबाई सर्वाधिक होती है, आहार नाल में ये बिल्कुल सही है, लेकिन छोटी आंत में किसकी लंबाई सर्वाधिक होती है? तो इलियम की लंबाई सर्वाधिक होती है। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये बहुत ही कुंडलित संरचना होती है। और इस फिगर में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का व्यास कम है, मोटाई कम है, जबकि आपका लार्ज इंटेस्टाइन की मोटाई क्या है? अधिक है। अगर मैं बात करूं लार्ज इंटेस्टाइन की, तो हमने कहा कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलन और क्या? रेक्टम। तो ये जो आपका हिस्सा है, ये जो आपका हिस्सा है, ये जो हिस्सा होता है इसको कहा जाता है आपका सीकम। इसको हिस्सा कहा जाता है आपका सीकम। और ये जो सीकम का हिस्सा होता है, यहीं पे एक जो है एक अंग पाया जाता है जो कि अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। इसको कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स।
ये सीकम और इलियम जहां दोनों कनेक्ट होते हैं, वहीं पे एक अवशेषी अंग पाया जाता है जिसका नाम होता है अपेंडिक्स। अवशेषी मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये शरीर के हिस्से में हैं और ये कभी कार्य करते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये कार्य करना बंद कर चुके हैं। इसी वजह से इनके अवशेष हमारे शरीर में हैं, इसी वजह से मैं इनको अवशेषी अंग के रूप में जो है कह रहा हूं। अवशेषी अंग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि अवशेषी अंग पहले कभी सेलुलोज का पाचन करता था। किसका पाचन करता था? सेलुलोज का। और सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है? यह एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। और यहीं पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रकृति में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रकृति में पाई जाने वाली जो सर्वाधिक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट होती है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या होता है? सेलुलोज। और इस सेलुलोज के पाचन में मदद कौन करता था? ये अपेंडिक्स। जब मनुष्य कभी असभ्य हुआ करता था तो वह कच्चे पदार्थों पे, कच्चे फलों पर या वनस्पतियों से प्राप्त जितने भी फल थे उन पर उनको वह अधिक मात्रा में ग्रहण करता था। और जितने भी प्रकार के कच्चे फल होते हैं, जितने भी प्रकार के कच्चे पदार्थ होते हैं, उनमें जो है सेलुलोज की मात्रा अधिक पाई जाती थी। तो उस दौरान सेलुलोज के पाचन में यह मदद करता था। लेकिन जब मनुष्य धीरे धीरे सभ्य हुआ और वह छोटी छोटी चीजों को भी छोटी छोटी चीजों को जब पकाकर खाने लगा, तो इसकी जो उपस्थिति है वो धीरे धीरे कम होने लगी। क्योंकि आगे चल के आप पढ़ेंगे कि हम जिस अंगों का उपयोग करना बंद कर देते हैं, वो धीरे धीरे हमारे शरीर से क्या होने लगते हैं? विलुप्त होने लगते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होने लगते हैं? वो विलुप्त होने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो एक नए अंग के रूप में जो है आने वाली पीढ़ी में दिखाई देंगे, या वो अंग जो है धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी में विलुप्त हो जाएंगे। तो यहां पे केस हुआ अपेंडिक्स के साथ। अपेंडिक्स के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ और अंग पाए जाते हैं, जैसे कि कानों में पिन्ना पाया जाता है, ये भी आपका क्या होता है? अवशेषी अंग होता है। या हमारा जो मोलर होता है दांत का, ठीक है, ये भी आपका अवशेषी अंग होता है, क्योंकि इसका भी कोई कार्य नहीं होता था। कभी मनुष्य में 32 दांत हुआ करते थे, लेकिन आज बहुत कम लोग हैं जिसमें 32 दांत होते हैं। आज के समय में लोगों में 28 दांत ही पाए जाते हैं, क्योंकि जो आपका मोलर होता है या जिसको हम पश्चवर्णक कहते हैं, वो भी आपका एक प्रकार का अवशेषी अंग के अंतर्गत आने वाला अंग हो गया है। तो ये आपका हमने बता रहे थे, ये हिस्सा जो होता है सीकम, आगे एक कोलन का हिस्सा रहेगा। और आपका ये जो हिस्सा होता है जहां पे मल इकट्ठा होता है, यानी कि जो मलाशय होता है, उसको हम कहते हैं रेक्टम का हिस्सा। तो सीकम, कोलन, रेक्टम, ये 3 हिस्सों में बटा होता है आपकी बड़ी आंत। तो आपने ये चीज समझ लिया कि ये आपका जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत को हम दो भागों में आंत को हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहले भाग को हम कहते हैं आपका छोटी आंत, दूसरी भाग को कहते हैं बड़ी आंत। छोटी आंत के 2-3 पार्ट्स डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, और बड़ी आंत के 3 पार्ट्स हो गए। कौन कौन से पार्ट्स हो गए आपके? पार्ट हो गए आपके सीकम, कोलन और रेक्टम। आगे जो है हम चर्चा करेंगे किस तरीके से छोटी आंत में पाचन होता है। बेसिकली छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो ये देखने का पूरा प्रयास करेंगे कि छोटी आंत में किस तरीके से पाचन होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? जब छोटी आंत में पूरी पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो फिर बड़ी आंत का क्या कार्य होता है, और डियोडेनम में किस तरीके से पाचन होता है, और कैसे अग्नाशय और यकृत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कैसे पित्तरस जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यकृत और अग्नाशय के क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।